हिंदी साहित्य का आदिकाल में आप लोगों को जो पिछली क्लास में बताया गया था उससे आगे कुछ बातें और हैं जो उसकी पृष्ठभूमि के बारे में, उसकी प्रवृत्तियों के बारे में और हिंदी भाषा के अपभ्रंश से अलगाव के बारे में बताना ज़रूरी है, ताकि जो आप चौथा पेपर भी जिसमें आप आरंभिक हिंदी कविता के पाठ हैं वो पढ़ें तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से वो समझ पाने में सहायता मिले। और वैसे तीसरा जो पेपर आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसमें हिंदी साहित्य का आदिकाल पढ़ना है आपको शुरू में, तो उसमें भी निश्चित रूप से सहायता आपको मिलेगी। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इतिहास का पुनर्निर्माण कैसे हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल में ऐसे ऐसे कवि थे या अमुक अमुक रचनाएं हुई थीं और अमुक रचनाओं में ऐसी ऐसी बातें थीं, ये रचनाएं प्रामाणिक हैं या अर्ध प्रामाणिक हैं या अप्रामाणिक हैं। तो उसका आधार कई सारी चीज़ें होती हैं। उनके आधार जैसे ये भी हो सकता है कि उन जिन राजाओं के काल में इस प्रकार के कवि हुए, उन राजाओं के जो शिलालेखों में या उन राजाओं के द्वारा जो संरक्षित किए गए गुफाओं के अभिलेख हैं उनमें, या उनके सिक्कों में, या अन्य भी चीज़ें हैं जैसे जो उस समय जो साहित्य की रचना हुई राज दरबारों में, वो संरक्षित अगर है या संरक्षित नहीं है तो उसके कई सारे रूप मिलते हैं। मौखिक रूप में भी वो जनता में चली आती है, जैसे आल्हा और ऊदल की कथा। ठीक है, आल्हा आज भी आलखंड नाम से जिसका प्रकाशन भी हुआ है, तो वो प्रचलित है बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, राजस्थान में, और गाया जाता है एक वीर रस से भरपूर काव्य। लेकिन उसका मूल रूप क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि उसमें जनता के द्वारा बहुत सारी चीज़ें बाद में जोड़ दी गई। उसी आल्हा एक शैली बन गई गाने की, और इस तरह से उसकी प्रामाणिकता कि वो मूल रूप उसका क्या था वो संदिग्ध होती चली गई। लेकिन जब यहाँ बात हो रही है कि इतिहास के स्रोत की, कि हम किन किन आधारों पर ये तय करते हैं कि अमुक भाषा का साहित्य या अमुक भाषा का इतिहास प्रामाणिक है, या जो रचना रची गई वो प्रामाणिक है या नहीं प्रामाणिक है, या जो इतिहास है वो किस क्रम में घटित हुआ, यानी कोई कवि किस काल में रहा, किस काल में उसने रचनाएं की, उसकी परिस्थितियाँ क्या थीं। तो हम तमाम सारे स्रोतों का सहारा लेते हैं। उसमें साहित्य है, उसमें कई सारे वर्णन हैं, बहुत सारे जो विदेशी यात्री आया करते थे उन्होंने अपने वर्णनों में जो लिखा, राजाओं के शिलालेख हैं और अन्य सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों का सहारा इतिहासकार लेते हैं। साहित्य के इतिहासकार जो होते हैं वो भी इन बातों का सहारा तो लेते ही हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से वो साहित्य की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं का सहारा लेते हैं, उसके माध्यम से इतिहास को पुनः प्रकट करते हैं हमारे सामने। जैसे कि चंद्रबरदाई ने अपने समय में पृथ्वीराज चौहान के बारे में क्या लिखा, किस तरह का उनका दरबार हुआ करता था, किस तरह से उनकी सेनाओं का जो व्यू होता था वो कैसा होता था, किस प्रकार के वो राजा थे, किस प्रकार से उनका अन्य जो भाव पक्ष, श्रृंगार पक्ष था वो किस प्रकार का होता था, और जिन जिन राजाओं से उनकी लड़ाइयाँ हुईं, और अन्य भी जो बातें होती हैं जैसे सामाजिक और सामाजिक राजनीतिक, और उसके अलावा किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र, हाथियों घोड़ों के साथ साथ खान पान का भी वर्णन कई जगह मिलता है। जैसे जायसी के पद्मावत में एक बहुत बड़ा वर्णन आपको मिलेगा कि तत्कालीन दिल्ली से लेकर श्रीलंका तक का उन्होंने वर्णन किया है, जिसमें राजा रतन सेन पद्मावती को पाने के लिए एक पूरी यात्रा करते हैं। तो उसमें न सिर्फ राजा और पद्मावती या नागमती के श्रृंगार पक्ष, उसके सौंदर्य का वर्णन है, बल्कि उनके विरह पक्ष का भी वर्णन है। जिन जिन जगहों से राजा रतन सेन गुजरते हैं उन जगहों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, बहुत डिटेल, बहुत ही विवरणात्मक एक तरीके से चित्र प्रस्तुत किया गया है, बहुत सूक्ष्म दृष्टि से। उसमें खान पान का, संस्कृति का,
पहनावे का, चाल ढाल का, सब कुछ मतलब उसमें किया गया है। तो ये हमारे पास स्रोत होते हैं जिनके माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि तत्कालीन समय में क्या हुआ। तो ये है आपका इतिहास का पुनर्निर्माण, इसी प्रकार से किया जाता है जो हमारे सामने सामग्री आती है। और इसी के माध्यम से हम जानते हैं कि सूरदास ने अपने समय में क्या लिखा या तुलसीदास ने क्या लिखा, वो अपने ज़माने के बारे में क्या सोचते थे, अपने ज़माने से वो किस हद तक प्रेरित थे, और उस समय की जो शक्तियाँ, सत्ता पक्ष की शक्तियाँ हैं, उसके विरोध में कितने थे, कितने उसके समर्थन में थे, कितनी उस समय की बुराइयों का वे प्रतिकार करते थे, कितना उन बुराइयों से वो खुद घिरे हुए थे। इन बातों को हम उनके काव्य को पढ़कर जानते हैं। तो ये इतिहास के पुनर्निर्माण की ये एक प्रक्रिया है। बहरहाल आपको जो पिछली कक्षा में बताया गया उसमें उससे आगे यह कहा गया कि जो हिंदी है, हिंदी की शुरुआत है यानी लगभग 1000 ईस्वी के आसपास। तो अपभ्रंश, जाहिर सी बात है, पिछली कक्षा में आपको बताया गया कि उसके ठीक पहले अपभ्रंश, कई सारी अपभ्रंश मौजूद थी देश में, जिसमें पैशाची अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश है। ठीक है। तो इसमें हर क्षेत्र की जो 6 अपभ्रंश मौजूद थी देश भर में, उसमें अलग अलग अपभ्रंश के रूपों से नई भारतीय भाषाओं का उदय हुआ। और हिंदी का जो अपना विकास है, हिंदी का जो आज क्षेत्र है, हिंदी का प्रदेश है, जिसमें हम उसकी उपभाषाओं और बोलियों को जोड़ते हैं, उसमें भी अपभ्रंशों के अलग अलग रूप हैं। जैसे कि जो आपका मगध क्षेत्र है वो मागधी अपभ्रंश में आता है। जो आपका भोजपुरी और पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है वो आपका अर्धमागधी अपभ्रंश में आता है। पश्चिमी हिंदी इसी प्रकार से जो पश्चिमी अपभ्रंश का रूप है, पैशाची अपभ्रंश का, उसमें आपका पंजाबी वगैरह की भाषाएं आती हैं। तो इस तरह की चीज़ें, अपभ्रंश और हिंदी का जो विकास है, इस प्रकार की चीज़ें घटित हुई विकास क्रम में। तो सवाल ये है कि अपभ्रंश से हिंदी का अलगाव कैसे किया जाए। जब कोई भी एक संधि काल में भाषा पैदा होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिश्रित होती हैं। जैसे कि जब अपभ्रंश की अंतिम अवस्था चल रही थी और हिंदी का आरंभिक रूप धीरे धीरे मिलने लगा था, लगभग सरहपा के काल से, 7वीं शताब्दी से, 7वीं 8वीं शताब्दी से, तो उस समय से मतलब हमें पुरानी हिंदी के कुछ कुछ रूप मिलने लगते हैं। लेकिन जो हिंदी की मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है, वो हमें लगभग 1000 ईस्वी के आसपास मिलती है। इसीलिए हम हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो आज कई सारे शोधों के आधार पर हम मानते हैं कि 1000 से 1400 ईस्वी के लगभग आदिकाल, यानी हिंदी के जो आरंभिक हिंदी का जो आरंभिक रूप है, उसकी जो रचनाएं हैं, विभिन्न उसकी उपभाषाओं और बोलियों के अंतर्गत जिन्हें हम हिंदी में शामिल करते हैं, उसमें विद्यापति हुए, अद्दहमाण हुए, या चंदबरदाई हुए, ठीक है, तो हम उनको पढ़ते हैं, उनको जानते हैं। या अमीर खुसरो हुए, तो उनके विभिन्न भाषा रूपों में जो हिंदी के रूप हैं, कैसे हिंदी विकसित हुई आरंभ के 300-400 सालों में, वो हम देखते हैं। और हिंदी का जो एक विकसित और परिनिष्ठित रूप हमारे सामने आता है वो आता है भक्ति काल में, 14वीं शताब्दी के बाद। और हम उसमें देखेंगे आगे चल के, जब हम भक्तिकाल पढ़ेंगे, कि कैसे भक्तिकाल में ब्रज और अवधी एक बोली से ऊपर उठकर एक भाषा के रूप में पूरे साहित्य जगत में, हिंदी क्षेत्र में प्रचलित हो गई, और उसमें किसी भी भाषा के साहित्यकार अपनी रचनाएं करने लगे। तो अपभ्रंश से हिंदी का जो अलगाव है वो कैसे आप जानेंगे कि 1000 ईस्वी के आसपास पुरानी हिंदी अपना रूप धारण करने लगी, अपभ्रंश से अलग होने लगी। तो उसके 3 प्रमुख आधार हैं। पहला आधार है क्षतिपूरक दीर्घीकरण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि संस्कृत से होते हुए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ये जो क्रम है भाषा के विकास का, इसमें किसी भी भाषा का रूप कैसे बदला, तो उसमें हिंदी ने क्षतिपूरक दीर्घीकरण से अपने शब्दों को बदला, अपने शब्दों का पुनः नया संस्कार दिया। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जैसे आपको हस्त, हथ, हाथ, यानी
संस्कृत में हस्त नामक शब्द था, उसके बाद धीरे धीरे वो पाली प्राकृत में अपभ्रंश में हथ हुआ, और समय के अनुसार बाद में चल के हथ में जो आधा त है वो उसकी क्षति हो गई, और वो त एक आ की मात्रा के रूप में हिंदी में हाथ हो गया। ठीक है। इसी प्रकार कार्य, कज, काज, इसी तरह से कर्म शब्द का इसी प्रकार से संस्कार हुआ। कर्म, कम, काम। सप्त का हुआ सप्त, सत, सात, अष्ट, अठ, आठ। तो इस तरह से संस्कृत से लेकर हिंदी में इस तरह के कई सारे शब्द थे जिनका पुनः संस्कार हुआ, जिनका हिंदी के हिसाब से एक नया उनमें संशोधन हुआ, नए तरीके से वो बोली जाने लगी बोले जाने लगे वो शब्द। दूसरा दूसरी जो प्रवृत्ति है भाषा की अलग होने की, वो है परसर्गों के प्रयोग की अधिकता। यानी परसर्ग क्या होते हैं? परसर्ग वो होते हैं, आप उदाहरण के लिए देखिए, जैसे ससिके मुख से अहिसे निकसें। तो ये जो ससिके मुख से अहिसे, ये जो के है, से है और फिर से आ रहा है, यही परसर्ग हैं। और आज जब आप हिंदी भाषा बोलते हैं तो उसमें परसर्गों की बहुत सी अधिकता रहती है, बिना उसके आप वाक्य की संरचना, वाक्य का गठन नहीं कर सकते। हिंदी की ये एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें परसर्गों की बहुलता है। इसके पहले संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में परसर्ग बिल्कुल ही गायब थे, एकदम विरल थे, इनका प्रयोग बहुत मुश्किल से मिलता था। अपभ्रंशों में थोड़े बहुत परसर्ग मिलते हैं लेकिन बहुत कम। लेकिन हिंदी ने इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया और विभक्तियों की जगह परसर्गों से काम चलाया। अगर आप संस्कृत पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि संस्कृत में कई सारे भाषा रूप जो चलते हैं विभक्तियों के रूप में, उनके अन्य भाषा रूपों में, तो वो विभक्ति एक मूल उसका मूल भाषा प्रवृत्ति है संस्कृत की, उसके बिना संस्कृत का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन वो विभक्ति धीरे धीरे पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में उस विभक्ति के स्थान पर जो जगह लिया वो परसर्गों ने लिया। ठीक है। तो जैसे राम ने रावण को मारा, तो ये जो राम ने है, रावण को है, बिना इसके आप हिंदी की परिकल्पना नहीं कर सकते। ये भाषा की संरचना की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि जैसे 3 लिंग हुआ करते थे संस्कृत में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो उसमें जब आप रूप पढ़ते हैं तो इन तीनों रूपों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो नपुंसक लिंग के शब्द थे वो धीरे धीरे हिंदी में आते आते वो लिंग खत्म हो गए और सिर्फ स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द बचे। जो नपुंसक लिंग के शब्द थे वो या तो पुल्लिंग हो गए या तो वो स्त्रीलिंग हो गए। तो इस तरह की चीज़ें भाषा के विकास में घटित हुई। तीसरी जो प्रवृत्ति है वो है तत्समीकरण की। आपने तत्सम तद्भव पढ़ा होगा कई बार, छोटे एग्ज़ाम में भाषा का जो व्याकरण का इम्तहान होता है उसमें भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। तो तत्सम यानी उसी की तरह, यानी संस्कृत जो शब्द थे उसी प्रकार के शब्दों को ठीक ठीक हूबहू उसी प्रकार से ले लेना तत्समीकरण कहलाता है। यानी इसमें हुआ ये था कि पाली प्राकृत अपभ्रंश में संस्कृत के विरोध में, या आप कह लीजिए कि भाषा के जो विकास की प्रवृत्ति थी, जब संस्कृत धीरे धीरे एक मृतप्राय भाषा होने लगी तो नई भाषाओं ने जब उसकी जगह ली, पाली ने, फिर प्राकृत ने, फिर अपभ्रंश ने, तो उसने संस्कृत के कई सारे शब्दों में संशोधन किया अपने हिसाब से। और जैसे आज हिंदी कई सारे पुराने शब्दों में संशोधन करती है, जैसे हस्त का हाथ हो गया धीरे धीरे, कर्म का आज काम हो गया, कार्य का काज हो गया सामान्य भाषा में, बोली में। लेकिन इसके अलावा हिंदी में कार्य भी चलता है, कर्म भी चलता है, हस्त भी चलता है कहीं कहीं। तो हिंदी ने ये संस्कार किया कि तत्समीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। जो प्रवृत्ति पाली प्राकृत अपभ्रंश में घट गई थी, यानी कि तत्सम शब्दों का प्रयोग न के बराबर मिलने लगा था, संस्कृत बिल्कुल ही एक दूसरे रूप में चली गई थी पाली प्राकृत अपभ्रंश की अवस्था में, उसमें जो तत्सम के शब्दों का पुनः प्राधान्य हुआ, पुनः उसकी प्रधानता होने लगी। हिंदी के दौर में आते आते पुरानी हिंदी ने इस रूप को पुनः विकसित करना शुरू किया।
तो उसमें उसका कारण यही था कि बहुत सारे शब्द ऐसे बन गए जिसमें जो है दुविधा की अवस्था थी। जैसे आपको बार बार बताया गया कि पुराने हिंदी के एक बहुत बड़े विद्वान चंद्र शर्मा गुलेरी, जिनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है, उसने कहा था, तो वो भाषा के बड़े विद्वान थे और वो ये मानते थे कि पुरानी हिंदी में तत्समीकरण इसलिए हुआ होगा क्योंकि अर्थबोध को स्पष्ट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। जैसे उदाहरण के लिए अपभ्रंश में एक ही शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता था। जैसे मान लीजिए गज है जिसका अर्थ हाथी होता है, और गत शब्द है जिसका अर्थ गया हुआ होता है। इन दोनों के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता था वो है गय। यानी संस्कृत का जो गज है उसको आसान करने के लिए अपभ्रंश ने उसको गय कर दिया, जय यह हो गया, और गत जो है वो भी यह हो गया, यानी त भी यह हो गया, जय भी यह हो गया। आप जब संदेश रासक पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ाया जाएगा संदेश रासक या पृथ्वीराज रासों में। आप देखेंगे कि भाषा किस प्रकार से बदलती है, किस प्रकार से संस्कृत शब्दों में जो ज है, ये है, या ड है, या कई सारे शब्द हैं, वो किस प्रकार से बहुत ही उसको आसान बनाने के लिए पाली प्राकृत अपभ्रंश की भाषा के इस्तेमाल करने वालों ने उसे इतना ज़्यादा आसान बनाने के लिए बहुत ही उसको अस्पष्ट बना दिया। और इसलिए बाद में जब हिंदी का उदय होना शुरू हुआ तो उसने पुनः अपनी स्पष्टता को वापस लाने के लिए तत्सम शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया, ताकि जो अपभ्रंश में अस्पष्टता की स्थिति है वो खत्म हो सके। कुछ विद्वान हालांकि ये मानते हैं कि 1000 ईस्वी के आसपास वैष्णव धर्म का पुनः प्रचलन होने लगा था, प्रचार होने लगा था, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो विकृतियाँ आ गई थीं, वज्रयान, जो महायान आने के बाद वज्रयान और तांत्रिकों के साथ वो जिस प्रकार का सामाजिक कुरीतियों को वो बढ़ावा दे रहे थे, उसके विरोध में शंकराचार्य और अन्य लोगों ने वैष्णव धर्म की स्थापना या अन्य हिंदू दर्शन की स्थापना करने के लिए पूरा प्रयास करना शुरू किया। और उसका एक फल ये हुआ कि जो वैष्णव भक्ति है या शैव भक्ति है उसका पुनः प्रचलन होने लगा। और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इसके फलस्वरूप जो भाषा है उसके संस्कार में भी पुराने जो संस्कृत के शब्द थे वो वापस लौटने लगे। बहरहाल इस पे विवाद है कि क्या एग्जैक्टली क्या हुआ, ठीक क्या हुआ, लेकिन ये दो मत हैं गुलेरी जी के और कुछ अन्य विद्वानों के। आप एक उदाहरण देख सकते हैं कि कैसे जैसे ये पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है, वर प्रमुदीय प्रथमाधिपति। तो आप देख सकते हैं कि जो इसमें वर है, प्रथमाधिपति है, ये शुद्ध रूप से संस्कृत का शब्द है जिसमें शुद्ध रूप से ये संस्कृत का शब्द है जिसमें इसके इस्तेमाल करने से आपको तत्समीकरण की प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से दिख रही होगी। तो ये सभी प्रवृत्तियां 10वीं शताब्दी के आसपास, जैसा कि आपको बताया गया, मिलने लगती हैं। इसीलिए आदिकाल का जो काल विभाजन है उसका जो नामकरण है, जिसके बारे में आपसे पिछले क्लास में चर्चा हुई थी, वो 1000 ईस्वी से लगभग माना जाता है। उसके पहले थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन हिंदी की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो उसमें नहीं मिलती हैं, वो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास से ही मिलती हैं। और आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन था उसमें वो संवत के रूप में काल विभाजन करते हैं आदिकाल का, 1050 संवत से 1375 संवत। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उनका काल विभाजन बिल्कुल ही ठीक था, क्योंकि वो आदिकाल को दो खंडों में बांटते थे, एक अपभ्रंश काव्य, एक देश भाषा काव्य। तो वो ये मानते थे स्पष्ट रूप से कि आदिकाल की जो प्रवृत्ति है उसमें हिंदी और अपभ्रंश मिले जुले हुए हैं, या अपभ्रंश की जो उत्तर स्थिति है, यानी कि अवहट्ट, जिसे हम अवहट्ट कह सकते हैं, जिसमें जो विद्यापति की कीर्तिलता वगैरह रचनाएं जो आपको पढ़नी है वो अवहट्ट हैं। तो उसमें और देश भाषा काव्य में अंतर है, और देश भाषा काव्य के अंतर्गत वो पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथों को रखते थे। ठीक है, और उसमें वो वीर गाथा काव्यों को रखते थे, जिन वीर गाथा काव्यों के आधार पर उन्होंने इस काल का नामकरण वीर गाथा काल किया था। तो वो स्पष्ट रूप से अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य के रूप में आदिकाल का के अलग अलग विभाग करते थे। और उसमें चाहे वो उक्ति व्यक्ति प्रकरण हो, या हेमचंद्र का शब्दानुशासन हो, उनका व्याकरण हो,
इस तरह की जो भी जैन जैन मुनियों के दोहे हों या सिद्धों के और नाथों के जो है उसमें कई सारे जो धार्मिक प्रवचन हैं, उनके दोहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, जिसमें अपभ्रंश की उत्तर स्थिति और अपभ्रंश और थोड़ी बहुत हिंदी का उसमें प्रचलन हो रहा था, लेकिन उसको रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल ही हिंदी साहित्य के इतिहास से अलग करते हैं। वो कहते हैं ये धार्मिक ग्रंथ हैं, इन्हें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि इसमें काफ़ी विवाद है और ये कहा जाता है कि अगर आप धार्मिक साहित्य को बाहर कर देंगे तब तो पूरा का पूरा भक्तिकाल ही हिंदी साहित्य से बाहर हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा भक्तिकाल ही ईश्वर को समर्पित है किसी न किसी तरीके से, चाहे वो सगुण भक्ति हो, चाहे निर्गुण भक्ति हो, चाहे वो इस्लाम का सूफी मत हो। सभी किसी प्रकार से अपने ईश्वर को याद करते हैं और उसी के माध्यम से अपने भक्ति में साहित्य की रचना करते हैं। तो बहरहाल ये जो नामकरण है रामचंद्र शुक्ल का, वो जो आपका पहला दोनों नामकरण है यानी आदिकाल और भक्तिकाल, ये दोनों साहित्य के भाव पक्ष को दिखाता है। यानी आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया, यानी कि उस समय वीरगाथा की प्रवृत्ति काफ़ी प्रचलित थी, और दूसरा जो काल हुआ भक्तिकाल, उसमें भक्ति की प्रवृत्ति प्रचलित थी, यानी वो भाव पक्ष हुआ। और उसके बाद जो उन्होंने रीतिकाल नाम दिया, और उसके बाद जो आधुनिक काल में गद्य काल नाम दिया, वो रूपगत विशेषताएं थीं, यानी कि रीति का निरूपण हो रहा था रीतिकाल में, और गद्य काल यानी आधुनिक काल में गद्य का प्रचलन ज़्यादा हो रहा था, गद्य ज़्यादा लिखा जा रहा, तो उन्होंने गद्य काल का नाम दिया। तो इस पर ख़ास तौर से आदिकाल पर और रीतिकाल के नामकरण पर, दोनों पर काफ़ी विवाद है, जो आगे की क्लासेस में आपको समझाया जाएगा। कुछ और बातें छूट गई हैं जिसे अगले लेक्चर में आप लोगों को बता दिया जाएगा। थोड़ा बहुत आप लोग इसे पढ़िए, कोई किताब उपलब्ध हो तो, और नहीं तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का भी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी का भी इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप वहाँ से देख सकते हैं हिंदी समय पर, या आप PDF भी खोज सकते हैं। ठीक है, तो फिर अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी।